चलो भाई, तो अब और आगे चलते हैं। देखो, अब तो हमारा फाइनली सिचुएशन अभी ये है कि हमने ये तो देख लिया है कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कैसे टैकल करते हैं। थोड़ा सा बेसिक लेवल पे ही रहेंगे अभी, बिकॉज एक बार हम एक्चुअल अपनी फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। अभी तो बेसिक मैथ्स चल रहा है, तो हम थोड़ा से और टफ वाले क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, उसमें थोड़ी और वैरायटी बनाएंगे, घुमाए फिराएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा एटलीस्ट अपग्रेड करके देखते हैं, बिकॉज बिल्कुल ही बिल्कुल बेसिक पे बोर्ड। सो लेट मी शो यू अनदर क्वेश्चन। इसमें भी बेसिकली करना वही है जो हम अभी इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं। सो लेट मी मेक द क्वेश्चन बिगर एंड शो यू क्या चीज है। देखो, आपको दिया है दैट देयर इज अ पार्टिकल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, ये आपको दिया है। फर्दर की जो इसका एक्सेलरेशन है वो ऐसा है, e रेज टू t माइनस 1। कुछ एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी, जैसे ही आपको ये इक्वेशन दिखती है वैसे ही समझ जाओ कि v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह के बारे में सोचना भी नहीं है, बिकॉज ये क्लियरली वेरिएबल एक्सेलरेशन है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, जो पोजीशन के साथ साथ चेंज होता है वो होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मोह माया है वो तो ठीक है, चलो चल जाएगा। अब लास्ट में आपको देखो कुछ अजीब सी चीज दे रखी है, ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिया था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू जस्ट गो ऑन डूइंग द सेम मंडेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन। अब आप देखो, लास्ट में आपको दिया है कुछ तो कि एवरेज स्पीड निकालनी है पार्टिकल की, कुछ इनिशियल से फाइनल मतलब 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो, इंटीग्रेशन पे जंप मारने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझ तो ले कि भाई करना क्या है, इंटीग्रेशन करना भी है या नहीं करना है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, तो याद करो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती थी। एवरेज स्पीड चाहिए तो दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होगा। अब डिस्टेंस ट्रैवल निकालना इसका मतलब है कि लंबा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आपको दिया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को अगर एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो आएगी आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड या पोजीशन। तो 2 बार इंटीग्रेशन का पूरा प्रबंध है यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी मर्सीफुल, पूरा आपको 2 बार इंटीग्रेट कर करके पूरा वेलोसिटी से फिर पोजीशन निकालनी है और फिर उसका यूज करके कुछ आगे और कैलकुलेशन करने हैं। तो मामला गंभीर है, सिंपल नहीं है क्वेश्चन। सिंपल है बट लेंदी है थोड़ा सा, ये मैं जरूर कहूंगा। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सिंपल ही होता तो फिर यार हमारी क्या जरूरत थी, फिर तो कोई भी कर लेता था। और सिंपल नहीं है तभी मजा आता है चीजें करने में। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन फॉर यू। देखो, हमें इतना तो क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है। तो ये काम तो चलो सबसे पहले नेक काम शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन आपको दिया है, अब एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, ये आपको दिया है e रेज टू t माइनस 1। अच्छा, एक अच्छी बात है कि e है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान होता है। तो अब इसको आप लिख लो dv इज इक्वल टू e रेज टू t माइनस 1 इंटू dt, हमेशा की तरह दोनों साइड लगा दो आप इंटीग्रल साइन, और अब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा v, और e रेज टू t का इंटीग्रल तो वापस e रेज टू t हो जाता है, और -1 करोगे तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका इस तरह से। फ्री के आता है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो स्टेप्स है इसमें मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बिकॉज पिछले हम 2-3 एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, तो आपको पता है कि बेसिकली ये खेल क्या होता है। ये खेल खेलना आप सीख चुके हो। तो अब आप देख लो, हमें इन्होंने दिया था कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वेलोसिटी वाज 0 एट t इक्वल टू 0। नाउ वेरी केयरफुली e रेज टू 0 की वैल्यू वगैरह सब अच्छे से निकालना। तो t इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू 0। Now look very carefully that e raised to 0 is not 0, e raised to 0 is 1. Very carefully e raised to 0 की वैल्यू वगैरह सब अच्छे से निकालना। तो t इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू 0। Now look very carefully that e raised to 0 is not 0, e raised to 0 is 1. So therefore 1 plus c is equal to 0. Very common mistake is this कि लोग यहाँ पे e raised to 0 वगैरह को 0 करके कांस्टेंट को 0 कर देते हैं इस क्वेश्चन में। ये गलती कभी मत करना। तो जो कांस्टेंट है ये हो जाता है आपका एक तरह से -1। तो देयरफॉर इफ यू पुट दिस बैक यू विल हैव योर वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाता है e रेज टू t माइनस t माइनस 1। क्या किया, ये कांस्टेंट था c इक्वल टू -1, ये कांस्टेंट को उठाया और ये कांस्टेंट को उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है इस जगह पे। तो देयरफॉर ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वेलोसिटी की। लेट मी हाईलाइट इट बिकॉज
ये एक छोटी सी चीज तो मिल गई है अपने को। वेलोसिटी मिल जाती है अपने को एट टाइम t। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए, तो कुछ इससे हमें v से x की तरफ तो बढ़ना होगा, और वो भी हमें पता है कि कैसे करते हैं। तो चलो बढ़ जाते हैं v से x की तरफ। तो v आपको पता है कि v होती है dx बाई dt। तो dx बाई dt इज e रेज टू t माइनस 1। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू दिस थिंग। अब कर दो दोनों साइड पे इंटीग्रेट। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि एक मेथड होता है जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं, जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है, और वो जितनी जल्दी मास्टर कर लोगे उतनी जल्दी आपका सारा का सारा काम सेट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग आफ्टर दैट इज वेरी सिंपल। तो बस इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दो, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा e रेज टू t माइनस 1 dt का इंटीग्रल। और नाउ वी नीड टू परफॉर्म दिस इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन करने में तो हमसे बड़ा चैंपियन कोई है नहीं। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो इंटीग्रेशन की, तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यू विल हैव e रेज टू t का इंटीग्रल e रेज टू t, t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, सिंपल 1 का इंटीग्रल हो जाएगा t, और एक आ जाएगा कांस्टेंट। बाकी ये ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट अभी हमने पहले निकाला था, जो हमने ये वाला निकाला था, ये एक अलग कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है। तो आप चाहो तो इस कांस्टेंट को c की बजाय d बोल दो, बट इट्स ओके, लाइक इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आप समझ ही गए होगे कि ये कांस्टेंट अलग है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। अब आप देख लो कि इन्होंने आपको क्वेश्चन में ये कुछ दिया नहीं था कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की लोकेशन क्या थी। मान लेते हैं t इक्वल टू 0 के ऊपर 0 लोकेशन थी। इन अदर वर्ड्स हम एक तरह से ये मान रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे जो लोकेशन थी उसी को हम अपना ओरिजिन मान लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 के ऊपर अगर x इक्वल टू 0 एज्यूम कर लो, तो 0 इज इक्वल टू e रेज टू 0 माइनस 0 प्लस c। सो देयरफॉर सॉल्व करके देखते हैं इसको। बड़ी बढ़िया बात है, ये कांस्टेंट भी आपका आ जाता है -1। वेरी नाइस, ये कांस्टेंट को भी अपन पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए लेट्स चूज अ नाइस कलर। सो फाइनली x हो जाता है आपके पास e रेज टू t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस t प्लस c, एंड c इज -1। तो अब आप देख लो, हाईलाइट भी कर देते हैं इसको। ये आ जाता है आपके पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। ये आपके पास पोजीशन आ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बस यही आंसर हो गया, काम खत्म। ये नहीं निकालना था अपने को निकालनी थी एवरेज स्पीड बिटवीन 0 एंड 2 सेकेंड्स। तो अब आप देख लो कि एवरेज स्पीड चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए। तो अब आप देखो कि अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए, लेट मी राइट इट क्लियरली, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको t इक्वल टू 2 के ऊपर जाना है एक तो t इक्वल टू 2 पे जाना है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू चाहिए एट t इक्वल टू 2। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी अपनी, इसके अंदर t इक्वल टू 2 डाल दो। तो t इक्वल टू 2 डाल दोगे तो e रेज टू 2 स्क्वायर बाय 2 -2 -1 जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर। नाउ आफ्टर दिस इफ यू सॉल्व -2 -4 एंड सो ऑन, if you calculate it up, you will get this. You will get one thing, that this is the position of particle at what time? This is the position of particle at t equal to 2 seconds. और ध्यान से देखो कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल अपने को चाहिए t इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर भी, लेकिन ये तो हमें पता ही था, हमने t इक्वल टू 0 के ऊपर जो पोजीशन थी उसी को ओरिजिन लिया था। तो वो t इक्वल टू 0 वाली जो पोजीशन है वही आपकी, वो तो आपकी 0 है। तो x1 की जगह तो अपन 0 डालेंगे, और x2 की जगह हम ये चीज डालने वाले हैं। तो लेट मी जस्ट पुट एवरीथिंग नाउ। यू विल सी दैट योर एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, दिस इज योर x2, दिस वाज योर x1 वाज 0, और कितना टाइम हुआ है, ये टाइम सारा का सारा खेल हुआ है 2 सेकेंड में। तो इसका मतलब है कि सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 5 बाय 2। ये आपके पास फाइनली आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये बात है।
तो ये रिजल्ट आ जाता है। आंसर भी मैंने इधर जो आंसर लिखा था, ये जो आंसर लिखा था, ये तो आपकी वेलोसिटी थी एट अ जनरल टाइम टी, दिस वाज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मैंने इधर छुपा के लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये आप देख लो मैच कर रहा है। सो दैट्स ऑलवेज नाइस। सी इवन आफ्टर 19 years ऑफ टीचिंग द टॉप स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, उसके पहले 4 साल आईआईटी बॉम्बे पढ़ाई करी, उसके पहले प्रिपरेशन करी 3 साल आईआईटी की, इतने सारे टाइम के बाद भी अगर कभी भी मैं आंसर निकालता हूँ तो मेरी ये बड़ी अच्छी आदत है कि मैं आंसर हमेशा मैच जरूर करता हूँ। कॉन्फिडेंस है कि फिजिक्स आती है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो कहीं, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप आंसर मैच कर लो। तो आंसर्स मैच करना बड़ा जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आंसर मैच नहीं करते, कि बस जो निकाल लिया हमने बस वही सही है, मतलब हम समथिंग लाइक कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। दैट्स ऑब्वियसली नॉट द थिंग दैट्स गोइंग टू वर्क। सो समटाइम्स यू माइट बी मेकिंग सम सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स समवेयर, सो इट्स बेस्ट टू मैच द आंसर। और जो खुशी मिलती है ना सारा कैलकुलेशन करने के बाद, जो आंसर मैच करने से जो खुशी मिलती है, वो खुशी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड सो दैट्स बेसिकली द थिंग। अब आप ध्यान से देखो कि फिजिक्स में हम अल्टीमेटली यही करने वाले हैं कि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेगा कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके पोजीशन मिल, वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन मिल जाएगी। कोर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन उसी में हम चीजें ट्विस्ट एंड टर्न करके मिक्स करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चीज मिक्स कर दी कि भाई हमें सीधे सीधे मैंने आपको एक्स निकालने को नहीं बोला, मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला। तो वो डेफिनेशन मुझे पता है कि आपको आइडिया है कि 9th स्टैंडर्ड से कि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन उसी को हमने यूज करके थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया है। तो ये ट्विस्ट इन द टेल हमेशा हमारी एट द एंड ऑफ द डे चलती रहेगी। अब और आगे चलते हैं, और आगे लेके चलता हूं मैं आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब ये एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको एक बार मैं आपको सॉल्व करवाऊं, उससे पहले आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी नई थ्योरी भी आने वाली है। और बट वो थ्योरी अप्रिशिएट जनरली तब होती है जब एक बार पहले थोड़ा सा स्टूडेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है, सही करना है तो सही कर लेता है, गलत करना होता है तो गलत कर लेता है। बट वो थ्योरी थोड़ी सी आपको मजा तब आएगा जब आप यार थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लोगे। तो माय रिकमेंडेशन इज कि पहले आप जरा इस वीडियो को करोगे पॉज, क्वेश्चन आप पेन एंड पेपर उठाओ, अटेम्प्ट करो, और आंसर मैंने नीचे हमेशा की तरह दे रखा है, तो ये आंसर आप जरा मैच करके देख लेना। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, हो जाता है फिर भी एक बार थोड़ी सी थ्योरी देख लेना जो मैं बताने वाला हूँ, बिकॉज ये खाली क्वेश्चन नहीं है, एज आई सेड इस क्वेश्चन के बहाने थोड़ा सा एक नया फंडा है जो हम देखने वाले हैं। तो चलो, आई थिंक अब तक आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, और अगर ये आपने खुद से सॉल्व कर लिया है देन यू आर एन एब्सोल्यूट जीनियस एंड लाइक इट्स टोटली वेरी नाइस एंड बहुत बढ़िया काम हो गया है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें कुछ नई थ्योरी आने वाली है, तो वो तो मैं बताऊंगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आइडियली। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। वो प्रॉब्लम करके फिर आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यू आर एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। तो चलो अभी देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब देखते हैं इसके अंदर। आप देखो सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। क्वेश्चन में दिया है दैट देयर इज अ पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2x। अब ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन इन्होंने टाइम के साथ साथ चेंज नहीं किया है, एक्स के साथ साथ चेंज किया है कि ये पार्टिकल आगे जा रहा था, जैसे जैसे इसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये और एंथू में आ जाएगा, एक तरह से इसका एक्सेलरेशन भी और बढ़ता जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद पोजीशन, बट एक्सेलरेशन चाहे टाइम के साथ साथ चेंज हो, चाहे पोजीशन के साथ साथ चेंज हो, चाहे किसी और चीज के साथ साथ चेंज हो, जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेशन है आपका वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, अर्थात इंटीग्रेशन से नीचे की बात तो होगी नहीं यहाँ पे, ये श्योर है। अच्छा भाई, तो ठीक है, देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कर लेंगे इंटीग्रेशन, अपने को कौन सा डर लग रहा है। अब आगे देखो कि एक्सेलरेशन तो दिया है, कुछ आप सेकंड लाइन में आप देखो कुछ इनिशियल कंडीशन वगैरह भी दिया आपको कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सॉरी सेकंड लाइन में आपको दिया है कि वेयर एक्स इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ठीक है, वो हमें ऑलरेडी पता है। और अब अपने को निकालना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो दैट्स नाइस, बिकॉज अगर ए दिया है और v निकालना है तो एक ही इंटीग्रेशन लगेगा, सो दैट्स द गुड थिंग। और फर्दर आपको दिया है दैट वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड एट इनिशियल पॉइंट। तो ये लास्ट लाइन आपको बताइए कि ये बिल्कुल सही, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए यूज होती है, लास्ट वाली इंफॉर्मेशन।
तो एवरीथिंग इज इन प्लेस। इसमें सबसे पहले तो देख लो कि आपको एक्सेलरेशन दिया है 2x। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है dv बाई dt, तो dv बाई dt लिख लो 2x। और अब इसके बाद हमारा प्लान है इसे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सी इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले रिमेंबर व्हाट आई हैड सेड दैट कीप मैंगोज विद मैंगोज, एप्पल्स विद एप्पल्स, एंड देन इफ यू सेपरेट देम आउट देन आफ्टर दैट यू कैन इंटीग्रेट देम। तो अब यहां पे भी आप देखो कि यहां पे अगर मान लो अपन ये वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, मान लो ऐसा करते हैं कि dt को राइट साइड में ले जाते हैं। अब आप देखो कि ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए, टाइम एक अलग वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है, तो ये तो आई हैव केप्ट एप्पल्स विद मैंगोज, सो देयरफॉर ये तो मिसमैच है, ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, दूसरा आइडिया लगाते हैं। थोड़ी देर पहले फिर रिमेंबर हमने देखा ही था कि अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है, हम ये x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो अगर x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, अब आप देखो यू विल हैव dv अपॉन x विल बी इक्वल टू 2dt, ये कर दो। तो दूसरा ऑप्शन था कि भाई x जो है वो अगर टाइम के साथ फिट नहीं हो रहा है तो उसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, बट लाइक यू कैन सी कि यार ये तो फिर पंगा हो गया, बिकॉज ये फिर से एप्पल और मैंगो साथ में आ गए, बिकॉज यू कैन सी x इज अ डिफरेंट वेरिएबल, वेलोसिटी इज अ डिफरेंट वेरिएबल। अगर dx अपॉन x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन dv और x जो वेलोसिटी और x साथ में आ गए, ये तो प्रॉब्लम है। और आप सोच के देखो कि ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, बिकॉज अगर बॉक्स दो है लेकिन एप्पल्स भी है, मैंगोज भी है, बनानास भी है, 3 फ्रूट्स है और 2 बॉक्स है, तो आप सेपरेट तो कर ही नहीं सकते ना भैया। आप यहाँ पे देखो कि इस इक्वेशन में आप देखो किसी भी इक्वेशन के 2 साइड होते हैं, LHS RHS। अब 3 वेरिएबल अगर है, वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, x भी है, 3 वेरिएबल अलग अलग है, तो सेपरेशन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर ये प्रॉब्लम में थोड़ी सी दिक्कत है। अभी अगर आप इस x को लेफ्ट साइड रखो, राइट साइड रखो, कहीं भी रखो, ये परेशान करेगा ही करेगा और कुछ ना कुछ हमें गेम चेंज करना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये प्रॉब्लम आप देख लो कि ये प्रॉब्लम अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो ये अटक जाएगी। और इसीलिए मैं बोल रहा था शुरू में ही कि कुछ यहाँ पे थोड़ी सी नई थ्योरी आने वाली है, तो वो थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी सी पहले नई थ्योरी बताता हूँ और फिर उसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को हिट करेंगे एंड वी विल बी एबल टू वेरी इजीली सॉल्व इट। तो देखो अब ये नई थ्योरी क्या है, देखो yes, as you can see the heading, there is an alternate formula for acceleration. see, जहां पे पुराने तरीकों से काम नहीं होता है वहां पे हम तरीका ही बदल देते हैं। तरीका क्या, हम तो गेम ही बदल देंगे। तो देखो अब गेम कैसे बदलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt है। अब देखो ये तो एक्सेलरेशन की यूनिवर्सल डेफिनेशन है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही बदल देंगे, वो तो नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल। हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। सी फिजिक्स पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट। इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार ये अटक रहा है अगर क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अटक रहा है ना, हम इसको सही करेंगे। किसी भी चीज को अगर आप देखो कि 1 से मल्टीप्लाई करना तो लीगल है, तो dv बाई dt को अगर आप dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दो, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट, ये तो ठीक है। ठीक है, अब आप देखो इसके बाद, अब इसके बाद और देखो कि चेन रूल का जो कंसेप्ट होता था वो बोल दो या ऐसे ही कॉमन सेंस बोल दो, जो भी है, कि ये डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज करना भी अलाउड है। यही करते थे हम पूरे चेन रूल में, डिफरेंशिएशन में। तो अगर ये डिनोमिनेटर्स को आप एक्सचेंज कर लो तो क्या मिलेगा, वो देखो, डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज कर लो तो dv के नीचे dx आ जाएगा और dx के नीचे dt आ जाएगा। नाउ इन केस यू आर वंडरिंग सर कर क्या रहे हो आप, अभी देखो, अभी समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये कर लिया। अब आप देखो, कैन यू टेल मी कि ये dv बाई dx क्या होता है, क्या चीज होती है dv बाई dx को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? द आंसर इज कुछ नहीं बोलते। dv बाई dx तो बस dv बाई dx होता है, dv बाई dx के कोई नाम नहीं होता है, लेकिन ये dx बाई dt जरूर काम की चीज होती है। ध्यान से देखो, dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो dv बाई dx का कुछ कर नहीं सकते अपन, करना भी नहीं है अपने को, लेकिन ये dx बाई dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। और dv बाई dx का कुछ नहीं हो सकता, तो इसको पढ़ा रहने दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू इट लाइक दिस। एक्सेलरेशन को इस तरीके से घुमा के आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है, दिस इज अ वेरी 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 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और ये जो रिजल्ट है इसको ये लोग ऑल्टरनेट फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो तो वही था dv बाई dt, लेकिन चाहो तो dv बाई dt को घुमा के v dv बाई dx बना सकते हो। और
नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि सर ठीक है मान लिया, लेकिन फायदा क्या होगा इससे, अभी आप देख रहे हैं 2 मिनट में आपको मैं फायदा नुकसान सब समझा दूंगा इसका। लेकिन सबसे पहले तो आप देख लो कि मैंने कोई बड़ी बात नहीं करी है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इधर उधर किया है और अपने पास एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला आ गया है v dv/dx। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 101% आपको याद करना है। तो ध्यान रखना, सेट इट इन योर मेमोरी दैट एक्सेलरेशन इज dv/dt, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो v dv/dx। ये दोनों रिजल्ट्स हैं जो आपको सेट करके रखने हैं अपने माइंड में। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इस रिजल्ट का फायदा क्या है। देखो v dv/dx आ गया ना, इसको माइंड में रखो। अभी मैं वापस आपको अपनी प्रॉब्लम में लेके जाता हूं। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया था, मैंने तो एक्सेलरेशन का पुराना फॉर्मूला यूज किया था dv/dt, फिर प्रॉब्लम अटक गई थी अपनी। लेकिन अभी देखना कि ये नया फॉर्मूला यूज करोगे ना तो प्रॉब्लम अटकेगी नहीं, प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। इसको बड़ा करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो एक्सेलरेशन को आप रखो v dv/dx, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं v dv/dx। अब आप देखो पिछली बार प्रॉब्लम क्या अटक रही थी कि ये जो x था इधर, ये जो अपना x था, ये फिट नहीं हो रहा था। अगर नीचे टाइम था dt तो ये dt के साथ फिट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर अब इधर dx है और नीचे x है तो दीज गाइज आर गोइंग टू गो वेरी वेरी नाइसली टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब अगर आप एप्पल एप्पल सेपरेट करते हो, मैंगोज मैंगोज सेपरेट करते हो, तो 2x dx हो गया राइट हैंड साइड, v dv हो गया लेफ्ट हैंड साइड। एंड नाउ यू कैन सी कि क्या किया आपने, यू हैव प्लेस्ड एप्पल विद एप्पल्स, यू हैव प्लेस्ड मैंगोज विद मैंगोज एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। टाइम तो इसके अंदर कहीं आ ही नहीं रहा है ना। तो ये सारा का सारा जो रेस था, दिस रेस वाज अगेंस्ट टाइम। ये सारा खेल जो मैंने किया है, मैं स्क्रॉल करके वापस आपको दिखाता हूँ। ये जो खेल खेला है हमने यहाँ पे नीचे, ये जो खेल खेला था, ये सारा का सारा खेल था टाइम को एलिमिनेट करने का, बिकॉज टाइम अटक रहा था। तो टाइम को एलिमिनेट करके मैं एक्स को लेके आ गया हूँ। ये सारा का सारा गेम था और कुछ नहीं था। तो यू माइट जस्ट से कि कुछ भी नहीं है, देखो मैथमेटिकल जगलरी है और कुछ नहीं है। लेकिन इससे फायदा होता है कि अब अगर आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सेलरेशन आपको एक्स के टर्म्स में दिया है, एक्सेलरेशन अगर टाइम के टर्म्स में दिया है तो ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन अगर कहीं भी ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन आपको एक्स के टर्म्स में आएगा, और फिजिक्स में बहुत सारे केसेस होते हैं रियल लाइफ में जिसमें एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं भी अगर आपका इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज करोगे, v dv/dx वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये बात है। तो ये ध्यान रखना, माइंड में आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, एक्सेलरेशन अगर गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो dv/dt यूज कर लो। अगर एक्सेलरेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x तो v dv/dx यूज कर लो। ये पूरे के पूरे डिस्कशन की समरी है। तो और एक बार अगर आप ये समझ गए हो तो आपसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है और इसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसको कर लो इंटीग्रेट अब दोनों साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल x dx। ठीक है, अब आप देखो अब कुछ भी नहीं है, अब तो आपको खाली बैटिंग करनी है और छक्के चौके मारने, कुछ बचा नहीं है काम। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो तो यू विल हैव v²/2 और ये हो जाएगा x²/2। फ्री का कांस्टेंट तो छोड़ते नहीं अपन कभी। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल करके रिजल्ट। और आप देख लो बाकी आपको सब दिया होगा कि आपको ये दिया है कि v इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड है एट x इक्वल टू 0। तो ठीक है, v की वैल्यू 10 डाल दो। तो 10²/2 इज इक्वल टू 0 + 3। इसका मतलब है कांस्टेंट हो जाएगा आपका 50 यूनिट्स। ठीक है, कांस्टेंट को पुट कर दोगे। अब मैं आपको जो कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ ये सिंपल कैलकुलेशन है, पुराने कैलकुलेशन ये है कि कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, रीअरेंज कैसे करेंगे, तो वो सब आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन एक बार प्रॉब्लम उठाई है तो फिर खत्म करके ही छोड़ेंगे अपन। तो देयरफॉर यू विल हैव, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हियर, ये हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2x² + 100। तो v आ जाएगा आपके पास 100 + 2x² √। ये आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू गेट अ मैचिंग आंसर, सो दैट्स मैचिंग परफेक्टली। और तो मॉरल ऑफ द होल थिंग इज दिस कि कब आपको dv/dt यूज करना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और कब v dv/dx यूज करना है, ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो यू हैव लर्नड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू टीच यू थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये ध्यान रखना कि ये सारे क्लास एग्जांपल्स खाली दे आर नॉट जस्ट क्वेश्चंस,
ये सारे के सारे क्लास एग्जाम्पल्स बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज एक एक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आगे चल के आप हजारों लाखों क्वेश्चंस बना सकते हो। तो अब कैटेगरी डिसाइड हो गई है कि अगर a एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है तो dv बाई dt यूज कर लो, a एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो v dv बाई dx यूज कर लो। ये बात है, ठीक है। ये हो चुका है हमारे माइंड में क्लियर। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं और देखते हैं। इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू गिव मी सम परफॉर्मेंस। तो अभी आप देखो, आपके सामने है एक डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम। तो अब ये डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम को ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे अटेम्प्ट, आंसर को करेंगे मैच और फिर स्माइल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप आराम से पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर अपन आगे मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। तो चलो, आई थिंक अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने के बाद अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं जरा। यू कैन सी, यू कैन मैच योर आंसर। फाइनली आपका आंसर 2√5 यूनिट्स आना चाहिए। आंसर आप एक बार मैच करके देख लो, और आंसर आपका मैच हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं मैच हुआ है तो थोड़ा सा वापस जाके देख लो क्या करना है। ये क्वेश्चन वही था, आप ध्यान से देखो कि इसमें एक्सेलरेशन आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया था, तो v dv बाई dx रखना है, इंटीग्रेट करना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। और सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको फाइनली 2√5 यूनिट्स आना चाहिए। और ये आंसर अब आपने कर लिया है मैच, और अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद आई कैन जस्ट कीप ऑन मेकिंग एग्जाम्पल्स, ऑल्दो आई विल नॉट जस्ट कीप ऑन मेकिंग यूजलेस एग्जाम्पल्स। एक बड़ा अच्छा और कंसेप्चुअल एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 6 बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आराम से देख सको आप। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसमें मैं इस गेम को और आगे लेके आऊं। सी, हम किस बारे में बात कर रहे हैं इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन में, वीडियो में हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। अब एक्सेलरेशन, अगर कोई भी चीज वेरिएबल है तो जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा टाइम पे ही डिपेंड करे। वो x पे भी डिपेंड कर सकती थी, वो v पे भी डिपेंड कर सकती है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड कर सकती है। तो कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं फिजिक्स में जिसमें चीजों का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उनकी वेलोसिटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो आप, अब एयरक्राफ्ट जितनी ज्यादा तेजी से जाएगा उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। सो इफ वेलोसिटी इज मोर देन एयर रेजिस्टेंस का फोर्स इज मोर, एंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ यू नो दैट कि अगर फोर्स ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी होगा वो भी ज्यादा होगा। तो अगर किसी भी गाड़ी को, एयरक्राफ्ट को, गाड़ी को, किसी को भी अगर आप हाई वेलोसिटी से लेके जाओगे तो उसके ऊपर जो रिटार्डेशन होगा वो भी ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा रिटार्डेशन। तो ये तो खैर मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा था कि बहुत आराम से आप रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो जिसमें किसी चीज का एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी के ऊपर। तो देयरफॉर यहां पे आप देखो यही खेल है। यहां पे मैंने आपको एक ऐसी सिचुएशन दी है जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है इसकी वेलोसिटी के ऊपर। और अब देखेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। मैंने ये तो आपको आइडिया दे दिया है कि यार इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन तो खूब होती है, 100% होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकली वो देखते हैं। सी, हमें अब पता है कि एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास, dv बाई dt भी है और v dv बाई dx भी है। तो सारा खेल यही है कि कब किसको यूज करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर एक्सेलरेशन है 1/v, मान लो मैं एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt लिख देता हूं, और आपका दोस्त है वो एक्सेलरेशन की जगह v dv बाई dx लिखता है। ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन आप यूज करते हो, दूसरी डेफिनेशन आपका दोस्त यूज करता है। तो अब देखते हैं कि कौन सही होने वाला है फाइनली और कौन गलत होने वाला है वो देखते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। ये बोल रहे हैं दैट वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t गिवन दैट वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। अब आप देखो कि पार्ट ए में क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है टाइम t के ऊपर। टाइम की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो देयरफॉर अब यहां पे आप देखो कि अगर इस इक्वेशन को आप, इस वाली अपनी जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन है, इसको अगर आप देखते हो एक बार, हमें बेसिकली करना क्या होता है, ये सारे वेरिएबल्स और फॉर्मूले वगैरह इस हिसाब से होते हैं दैट वी जस्ट हैव टू कीप एप्पल्स विद एप्पल्स एंड मैंगोज विद मैंगोज। दैट्स बेसिकली द पॉइंट। सो अब आप इस इक्वेशन में देखो कि अगर इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो, v dv इज इक्वल टू dt, इसको आप ऐसे लिख लो, तो यू हैव पुट एप्पल्स विद एप्पल्स एंड देयर वाज नो टाइम। तो टाइम कहीं और था नहीं, तो dt बेचारा अकेला पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। बट यू कैन इजीली सी कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसा नहीं है कि x जो है वो dv के साथ फिट हो गया है या वेलोसिटी जो है वो dt के साथ फिट हो गई, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो देयरफॉर अब अगर आपको इसके आगे इंटीग्रेट करना है तो आप बिल्कुल बिंदास कर सकते हो, 100% इंटीग्रेट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। और पार्ट ए में आप देखो ध्यान से कि पार्ट ए में आपको पूछ भी यही रहे, पार्ट ए में आपको पूछा है दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ सर्टेन टाइम। तो इस अप्रोच से जाओगे तो पार्ट ए तो सर्टेनली सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स कि क्या आपके दोस्त ने जो इक्वेशन लिखी है वो गलत है? इक्वेशन तो सही है, लेकिन क्या ये यूजलेस है? गलत नहीं बोलना चाहिए, क्या ये इस क्वेश्चन में यूजलेस है? आप देखो यूजलेस ये भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें भी अगर आप चाहो तो जो v है अपना, इस v को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और जो dx है इसको राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो यू विल सी कि योर इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक v² dv इज इक्वल टू dx। अब यहां पे भी देखो कि यहां पे भी यू हैव मैनेज्ड टू सेपरेट द वेरिएबल्स, you have placed apples with apples and bananas with bananas, there is no x so there is nothing with dx। बट यहाँ पे भी कोई क्लैश नहीं है, ऐसा नहीं है कि dx के साथ टाइम आ गया है या वेलोसिटी dv के साथ x आ गया, there is nothing like that। तो ये इक्वेशन भी इंटीग्रेट कर सकते हो, 100% कर सकते हो। तो आपका दोस्त भी कुछ गलत नहीं कर रहा था, और जो आपका दोस्त कर रहा था वो ध्यान से देखो, वो होगा पार्ट 2 में, क्वेश्चन के बी पार्ट में। रीड द बी पार्ट, लेट अस रीड द बी पार्ट टुगेदर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स पोजीशन इज x, आपको निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है एट अ पोजीशन x, ये आपका बी पार्ट है। अब आप खुद ही देखो कि ये वाले तरीके से आप बी पार्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते और ये वाले तरीके से आप ए पार्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बड़ी बढ़िया चीज है, किसी भी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो dv/dt फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, v dv/dx फॉर्मूला लगाओगे तो भी वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों तरीके लीगल हैं, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ता है कि पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई वेलोसिटी निकाल दो टाइम t पे, तो इस अप्रोच से जाओ, और अगर ये पूछा है कि वेलोसिटी निकाल दो पोजीशन x के ऊपर, तो इस अप्रोच से जाओगे, ये बात है। तो देयरफॉर रिमेंबर, ज्यादा केसेस नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल केसेस है। टू बिगिन विद मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन, सबसे पहला एग्जांपल याद करो, अगर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है टाइम पे, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे रफ में, अगर मान लो सपोज एक्सेलरेशन डिपेंड करता है टाइम पे, तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन dv/dt यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है x पे, तो फिर सोचना नहीं है, v dv/dx यूज करो, 100% सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो dv/dt भी यूज कर सकते हो, v dv/dx भी यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी है। नहीं, पूरी तरह से अपनी मर्जी नहीं है, ये अब इनमें से कौन सी चीज यूज करते हो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपको इन्होंने फाइनली आंसर के अंदर अगर आपको ये पूछा है दैट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, तो ये यूज कर लो। और अगर ये पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट अ पोजीशन x, तो आप ये v dv/dx यूज कर लो। ये पूरी की पूरी चीज की समरी है, और ये अगर आप समझ गए हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूं, मेन कॉन्सेप्ट यही है। एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं आपको कुछ सरप्राइज नहीं देने वाला हूं। इनफैक्ट इसके बाद आप चाहो तो प्रॉब्लम खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पार्ट ए आप अलग अटेम्प्ट कर लो, पार्ट बी अलग अटेम्प्ट कर लो, दोनों के आंसर्स निकाल के आप मैच कर सकते हो। तो अपने साइड से आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन, बट एज आई सेड यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन ऑल्सो नाउ। तो अभी देखो, अभी क्या करने वाले हैं देखते हैं। पहले तो ये पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, बी को हटा दिया मैंने, अभी ए को देखते हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहे थे, पार्ट ए में अपने को निकालना था वेलोसिटी एट टाइम टी। तो अभी आप देख लो, ए पार्ट में इतना तो अपन कर ही चुके थे, अब दोनों साइड कर दो आप इंटीग्रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा v²/2 और राइट हैंड साइड हो जाएगा t, और कांस्टेंट कहीं भी लगा दो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देयरफॉर यू विल हैव दिस, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट निकाल लेंगे, बिकॉज आपको दिया है कि वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी थी आपकी 10, तो 10²/2 इज इक्वल टू c। तो कांस्टेंट आ जाएगा आपका 50। ठीक है, कांस्टेंट को वापस पुट कर दो तो यू विल हैव
v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू टी प्लस 50। इन अदर वर्ड्स v स्क्वायर आ जाएगा 2t प्लस 100, v आ जाएगा 2t प्लस 100 अंडर रूट। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई एट टाइम t। सो यू कैन सी दैट दिस इज इजी, कुछ ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। और हमेशा की तरह स्माइल तभी आती है अपने चेहरे पे जब फाइनली आंसर मैच हो जाता है। तो ये आंसर भी आपका मैच हो गया, बड़ी बढ़िया बात है। तो वेलोसिटी आ गई आपकी टाइम t के ऊपर इस तरह से। अब इसी रफ वर्क को मैं हटा देता हूं, या चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। और हमें अगर मान लो वेलोसिटी निकालनी है एट पोजीशन x, तो चलते हैं जरा ये भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी अगर निकालनी है एट पोजीशन x, तो रिमेंबर एक्सेलरेशन आपको दिया था 1/v, और अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन की कौन सी वाली डेफिनेशन यूज करोगे, v dv बाई dx यूज करोगे, और एप्पल्स विद एप्पल्स कर दोगे। बनाना बेचारा अकेला ही हो गया यहाँ पे dx। तो ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद कर देंगे इंटीग्रेट। तो आप देख लो, अच्छी बात यही होती है फिजिक्स में दैट एवरीथिंग इज लॉजिकल। मेथड अगर आप समझ गए हो तो वही मेथड आपका हर जगह चलेगा। कोई ऐसी सरप्राइज नहीं होता है कि यार ये एक्सेप्शन हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज v क्यूब बाई 3, राइट हैंड साइड इज x, फ्री में आ गया कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हो गई। फर्दर देखो जरा ऊपर स्क्रॉल करके एक बार देखते हैं कि कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इनिशियल कंडीशंस क्या थी, यू कैन सी कि क्वेश्चन में अपने को दिया है दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 3 मीटर्स पर सेकेंड एट x इक्वल टू 0। 3 एट x इक्वल टू 0, यूज इट। तो इसको यूज करते हैं। तो वेलोसिटी इज 3, सो दैट मीन्स 3 क्यूब बाय 3 वेलोसिटी थी एट x इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट हो जाता है वो हो जाता है 9। और अब बस इसको फाइनली अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो v क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू x प्लस 9, एंड नाउ यू कैन सी कि वेलोसिटी आ जाती है 3x प्लस 27 का क्यूब रूट। क्यूब रूट आ गया यार, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अच्छी बात यह है कि अगर आप सही तरीके से प्रोसीड करोगे तो काम कहीं नहीं रुकेगा। आप खुद ही सोचो कि पिछले एक आध घंटे में आप कितना आगे आ गए हो। बिकॉज 9th स्टैंडर्ड की जो अपनी नॉलेज थी वो थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस 80, एंड यस यस यू आर स्माइलिंग की ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। बिकॉज अभी 2 घंटे पहले वो बच्चों वाली चीजें नहीं थी, 2 घंटे पहले वहीं तक अपने को आता था। लेकिन अब आप देखो कि हम उससे कितना आगे आ गए। और यही फायदा होता है फिजिक्स में, अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिकल टूल्स अगर आपके क्लियर है तो यही फायदा होता है कि आप देन देयर इज नो लिमिट एब्सोल्युटली। कोई जरूरी नहीं कि आप वो बच्चों वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो। बीटेक लेवल की, पीएचडी लेवल की, किसी भी लेवल पे जाओगे तो वेरिएबल एक्सेलरेशन ऐसे ही होगा, और वेरिएबल एक्सेलरेशन में इसी तरीके से इंटीग्रेट कर करके आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। तो देयरफॉर दीज मेथड्स आर वेरी वेरी पावरफुल, और इनका यूज करके आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो नॉर्मल सिंपल चीजों का यूज करके करना पॉसिबल नहीं था। चलो बच्चों और आगे चलते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूं वेरिएबल एक्सेलरेशन में। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इसमें इंटीग्रेशन का तो कोई नया फंडा नहीं आएगा। अभी तक तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ऐसे लिए थे जिसमें हर एग्जांपल में इंटीग्रेशन का कोई नया एस्पेक्ट मैं आपको दिखाता जा रहा था कि कब v dv बाई dx यूज करेंगे, कब dv बाई dt यूज करेंगे, ये सब बातें थी। अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेने वाला हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन का कोई नया एस्पेक्ट नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है, और ये जो लैंग्वेज इसमें मैं यूज करने वाला हूँ ये फिजिक्स के हजारों क्वेश्चंस में यूज होती है। इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी यूज्ड इन मोशन इन वन डायमेंशन। ये आपकी फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आएगा, ऑप्टिक्स का चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा। दुनिया के किसी भी चैप्टर में आप इस लैंग्वेज को उठा के यूज कर सकते हो। कौन से लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ ये देखो, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो। क्वेश्चन में अपने को दिया है दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। ये जो लैंग्वेज होती है, ये पहला सेंटेंस आप देखो, पहला सेंटेंस आपको क्लियरली बता रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है वेरिएबल एक्सेलरेशन की। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम है तो इंटीग्रेट करने के लिए तो अपने को तैयार रहना पड़ेगा, ये क्लियर है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन यू विल रियलाइज कि इसमें समस्या क्या है। ये तो बोल दिया कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, वेरी नाइस। अब सेकंड सेंटेंस में बोल रहे हैं
कि एक्सेलरेशन था 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 20 हो जाती है एट टी इक्वल टू 5। फिर उसके बाद स्पीड दी है आपको टी इक्वल टू 0 पे, पोजिशन दी है आपकी -100 मीटर्स एट टी इक्वल टू 0 पे, सब इनिशियल कंडीशंस के लिए दिया है। वेरी नाइस। फाइंड एट टाइम टी इट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में तो इन्होंने बोल दिया कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, वेलोसिटी पोजीशन सब निकाल ली है, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो इसमें चक्कर ये है कि इसमें इन्होंने ये कोई क्लियरली कुछ इक्वेशन नहीं दिया है। जैसे अगर मान लो ये दे देते हैं कि एक्सेलरेशन इज 2x², या ये दे देते हैं कि एक्सेलरेशन इज 2t, या एक्सेलरेशन दे देते हैं 1/v²। अगर कोई इक्वेशन देते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू देते हैं इस तरह से फॉर्मूला, तो हमें पता है कि इसको इंटीग्रेट करके कैसे सॉल्व करना है। लेकिन कभी कभी दे बिकम रियली क्रूअल, और वो आपको कुछ भी नहीं देते, वो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही नहीं देते। इस तरीके से इन्होंने बताया ही नहीं है कि एक्सेलरेशन टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज हो रहा है। उसकी बजाय ये पहला सेंटेंस देके छोड़ दिया इन्होंने, दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का यूज करके हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं बेसिकली। और तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें ये आपको एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला देते ही नहीं है, इक्वेशन देते ही नहीं है, वो इक्वेशन भी आपको खुद ही डिराइव करनी पड़ती है और फिर उसको यूज करना होता है। तो देयरफॉर अभी इनकी लैंग्वेज वापस देखते हैं कि अगर इन्होंने ये बोला है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ लीनियरली बढ़ रहा है। अब अगर लीनियरली वर्ड इंपॉर्टेंट है हमें, देखो टाइम के साथ साथ अगर कोई चीज बढ़ती है तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होने के तो इनफाइनाइट अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बोला है साफ साफ कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ लीनियरली बढ़ रहा है, तो अब आप देखो कि लीनियर इक्वेशन तो हमारा पुराना दोस्त है, सबसे आसान होती है। अगर आपको बोला है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ लीनियरली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। द मोस्ट जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर कोई चीज टाइम के साथ साथ लीनियरली बढ़ रही है तो वो कैसे हो सकती है भाई, उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? 2t + 3 ये लीनियर इक्वेशन है, 4t - 7 ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अगर आपको बोला है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ लीनियरली बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा फाइनली, वो या तो कुछ ऐसा होगा, इस तरह का नहीं हो सकता। या ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेलरेशन आपका e⁻t के बराबर हो जाए, दैट आल्सो विल नॉट हैपन। लीनियर इक्वेशंस आर वेरी सिंपल। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस कि अब ये होगा या ये होगा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ये टाइम का कोएफिशिएंट 2 होगा या 4 होगा, आगे कांस्टेंट 3 आएगा, 7 आएगा, वी डोंट नो दैट। इसीलिए मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी है ऐसे। अब इसमें a और b आपके कांस्टेंट्स हैं, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स राइट नाउ, बट वी विल वेरी सून कैलकुलेट दीज वैल्यूज। बट ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज करी हो, दैट समथिंग इज चेंजिंग लीनियरली विद टाइम लाइक दिस, तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे कि आप लिख दो कि दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू at + b, और फिर ये a और b कांस्टेंट निकालने की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में वो 101% देंगे। अब आप देखो ध्यान से दिया इन्होंने, आप ये देखो कि एक्सेलरेशन आपको दिया है कि t = 0 के ऊपर 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर था। तो सबसे पहले तो चलो इसको यूज कर लेते हैं कि जब t की वैल्यू 0 थी तब एक्सेलरेशन 10 था। तो ये इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये पहली कंडीशन पुट कर दो। अब पुट कर दोगे तो क्लियरली आपको मिल जाएगा कि ये जो कांस्टेंट था b, ये आपका 10 यूनिट्स हो जाता है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा वैसे तो, ये आपका कांस्टेंट आ जाता है b का वैल्यू। ठीक है, ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो यू विल हैव a = at + b, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा एटलीस्ट अपना इतना काम तो वो एटलीस्ट कि हमें दो कांस्टेंट a और b में से b तो मिल गया। अब a भी निकाल लेते हैं, बिकॉज आपको एक और कंडीशन दी है ये वाली कि t = जब 5 था, अब जब t की वैल्यू 5 थी तो t की जगह 5 डाल दो, उस समय एक्सेलरेशन था 20, तो ये सेकंड कंडीशन दी आपको। तो अगर इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो यू विल हैव 10 = 5a, या a जो होगा ये हो जाएगा, a कांस्टेंट जो है दूसरा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, b आपका ऑलरेडी 10 था। तो देयरफॉर यू शुड सी कि
ए और बी दोनों की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो फाइनली, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, फाइनली जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला या इसका जो इक्वेशन है ये आ जाएगा, इफ यू पुट ए एंड बी, ये हो जाएगा 2t+10। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है क्योंकि यही इन्होंने दी नहीं थी। अगर मान लो क्वेश्चन के शुरू में ये दे देते कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2t+10 है, तो इंटीग्रेट करके आराम से वेलोसिटी पोजीशन हम सब निकाल लेते, लेकिन कभी कभी ये आपको नहीं देते, कभी कभी ये आपको एग्जैक्ट इक्वेशन देते ही नहीं है। वो इक्वेशन देने की बजाय आपको ऐसी ऐसी कंडीशंस दे देते हैं जैसे यहाँ पे दी है, और इन कंडीशंस का यूज करके अगर आप चाहो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो इस तरह से। अब इसी की बजाय मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन इसी की बजाय अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिकली विद टाइम, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको कोई देता नहीं है इस तरह का क्वेश्चन जनरली। लेकिन अगर आपको दिया होता मान लो कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ क्वाड्रेटिकली चेंज हो रहा है, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 की बजाय 3 कांस्टेंट आते हैं। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया होता दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिकली विद टाइम, तो हम ऐसे स्टार्ट करते, फिर 3 कंडीशंस की वैल्यू पुट करके हम ए बी सी तीनों निकालते, और फिर एक बार आपको इस तरह की जब इक्वेशन आ जाती, ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता, तो फिर हम उसके बाद अपना नॉर्मल मेथड लगाते हैं। लेकिन ज्यादातर वो लीनियरली देते हैं, तो लीनियरली वाले केस में थोड़े कैलकुलेशंस भी आसान होते हैं। और बस ये है कि ये स्टेप जितना भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये स्टेप जो है, ये स्टेप आपका बस खाली इसके अंदर ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद बाकी प्रॉब्लम पूरी वही रहेगी। अब आप देखो आगे क्या है, आगे आपको दिया है इन्होंने कि वेलोसिटी और पोजीशन भी निकालनी है अपने को, तो वेलोसिटी और पोजीशन निकाल लेते हैं। यू कैन सी कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वही अब पुराना खेल है अब तो, कि एक्सेलरेशन को पुट कर दो dv/dt, दिस इज इक्वल टू 2t+10, वेरिएबल्स कर लो सेपरेट ऐसे, और अब इसके बाद दोनों साइड पे आप कर दो इंटीग्रेट। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 2t² प्लस 10t प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये वाला जो मैं सॉल्विंग कर रहा हूं इसके बाद इसको आप स्किप भी कर सकते हो खुद से सॉल्व करके, ऐसा नहीं कि स्किप करके छोड़ ही देना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेन नई बात थी वो बस ये थी कि ये ऊपर वाला जो पार्ट था कि इफ एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन डायरेक्टली एज 2t+10 देन हाउ डू यू डिराइव इट, दैट वाज द मेन थिंग। इसके बाद का जो मैं काम दिखा रहा हूं वो कुछ नया नहीं है, वो पुराना ही कैलकुलेशन है। तो ये आप खुद से भी कर लो, और खुद से करके फाइनल आंसर मैच कर लेते हो, ऊपर दिया ही है मैंने फाइनल आंसर, तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो टोटली एक्सेप्टेबल। बट फिर भी अपने साइड से मैं एक बार सॉल्व करके तो आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन। तो अब वेलोसिटी आ गई, t इक्वल टू 0 पे आप देख लो, आपको इन्होंने दी थी स्पीड इज 5 मीटर्स पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। तो अब t इक्वल टू 0 पे अगर स्पीड है 5, तो इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 0 प्लस c, जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, कांस्टेंट आ गया 5, इसको पुट कर दो, तो आपको वेलोसिटी की फाइनल रिजल्ट मिल जाएगी t² प्लस 10t प्लस 5। ये आपके पास फाइनली वेलोसिटी आ जाएगी एट टाइम t। मैच करके देखते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यू कैन सी ये अपने को ऊपर दिया था आंसर, तो देख लेते हैं ये आंसर कहाँ था, वेलोसिटी का ये आंसर था ऊपर। यू कैन सी दैट इट इज 100% मैचिंग, सो वेरी नाइस। और आगे देख लो, इसके बाद अगर आपको पोजीशन निकालना है तो वो कर लेना। चलो, अब इसमें इतनी स्पून फीडिंग भी ठीक नहीं होती, ये आप कर लोगे। यू कैन सी कि इस वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को एक बार फिर इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगी, वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह सब डाल दोगे तो आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। तो देयरफॉर the important thing that we learned here is this, that sometimes, not sometimes, in fact virtually in every chapter of physics they will give you this sentence that कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का, that something is increasing linearly with time। तो उसको किस तरीके से यूज करके मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं और आगे उसको यूज करते हैं, ये इस क्वेश्चन को का मेन एजेंडा था, विच होपफुली यू हैव अंडरस्टूड।
चलो अब चलते हैं एक लास्ट DIY प्रॉब्लम की तरफ। दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेक्शन, सो पुट योर फुल एनर्जी इनटू इट। और क्वेश्चन भी आसान नहीं है, टफ क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक बार, मतलब देखते क्या है, आपको सॉल्व करना है, मैं तो खाली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। सो हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम, रीड इट। आपको पता ही है DIY प्रॉब्लम्स में, ऑल्दो इसमें मैं थोड़ी हिंट भी दूंगा, लास्ट में सॉल्व भी करूंगा, बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो लेकिन सबसे पहले तो चैलेंज तो यही है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कैन यू डू इट योरसेल्फ। तो सबसे पहले तो वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को पेन एंड पेपर उठाओ, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, अटेम्प्ट करो पहले तो। अगर बन जाता है तो बढ़िया है, नीचे आंसर दिखाई देता हूं मैं भी आपको, स्क्रीनशॉट लेके रख लो चाहे तो इसका, ये आंसर आप मैच कर लेना। और अगर नहीं बनता है तो मैं पहले आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा और फिर थोड़ा सा सॉल्व करके भी बताऊंगा। सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, कि अगर मान लो एक्सेलरेशन t के टर्म्स में दिया है तब क्या करोगे, x के टर्म्स में दिया है तब क्या करोगे, वेलोसिटी के टर्म्स में दिया है तब क्या करोगे, किसी के भी टर्म्स में नहीं दिया है और ऐसा बोल दिया कि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तब क्या करोगे। ये सब चीजें अगर आप समझ गए हो, मास्टर कर लोगे, तो ट्रस्ट मी, यू आर बिल्डिंग अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। और जब आप ये बेसिक मैथ्स खत्म करके आप फिजिक्स के ऊपर आओगे तो यू विल हैव अ फ्लाइंग स्टार्ट। और फिजिक्स में किसी भी जगह आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये सारा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से कर लोगे। ऑल्दो अंडरस्टैंड दैट कि बेसिक मैथ्स में मैं काफी पढ़ाता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन मेकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक मैथ्स में मैं कभी जल्दी नहीं बचाता हूँ। कई बार टीचर्स मुझे बोलते भी, सर बेसिक मैथ्स में आप इतना टाइम लगा देते हो, इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड फ्लोर बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाओगे आप उसके ऊपर। सो इफ आई से दैट आई एम ट्रेनिंग यू फॉर मे बी स्कोरिंग IIT JEE ऑल इंडिया रैंक 1, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। और ये बेसिक मैथ्स आप जितने अच्छे से करोगे उतनी ज्यादा आपको आगे कन्वीनियंस होगी फिजिक्स के अंदर। तो चलो, विद दिस आई थिंक वी विल एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और इसके बाद कुछ और बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी दूसरी एप्लीकेशंस देखेंगे इंटीग्रेशन की।